अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी इनहिबिटरी प्रोटीन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जी स्टिमुलेटरी के एकदम होमोलोगस होता है, सिमिलर होता है। तो सोमैटोस्टैटिन ये क्या करता है ना, ये इनहिबिट कर देता है एडिनालिन साइक्लेज एंजाइम को। एंड हमने देखा था जी स्टिमुलेटरी में मेन काम तो एडिनालिन साइक्लेज ही कर रहा था ना, एंड ये एडिनालिन साइक्लेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है। एंड ये CAMP लेवल कम कर देगा, ठीक है, एडेनालिन साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा, CAMP लेवल कम कर देता है। इसमें हार्मोन्स जो होते हैं सोमैटोस्टैटिन बाइंड करता है GPCR से, एक्टिवेट करता है जी इनहिबिटरी प्रोटीन को, ठीक है। तो ये एक तरीके से काउंटर बैलेंस होता है ग्लूकागॉन का, एंटागोनिस्ट होता है किसका, ग्लूकागॉन का, सोमैटोस्टैटिन। ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये जो होते हैं ये भी स्लो डाउन कर देते हैं लिपिड का मोबिलाइजेशन। जो पेन इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये स्लो डाउन कर देते हैं लिपिड मोबिलाइजेशन को। एंड एसिटाइल कोलिन जो होता है ना, एसिटाइल कोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर यूज़ करता है टू इनहिबिट एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर वो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर यूज़ करता है। देखो डिपेंड करता है एसिटाइल कोलिन अपने कौन से रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। एसिटाइल कोलिन के दो रिसेप्टर होते हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, एक मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर होता है। सो अगर जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है ना, इससे ये बाइंड करता है, ये एक्साइटेटरी होता है, जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है। निकोटिनिक रिसेप्टर जो है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एंड एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है एसिटाइल कोलिन। लेकिन जो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर होता है ना, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है, इसके पास GPCR होता है, जी इनहिबिटरी प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर पे, इसके पास जी इनहिबिटरी होता है, ये क्योंकि हमें पता है जी इनहिबिटरी पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट कर देगा। और अगर पोटेशियम चैनल ओपन होगी तो हमें पता है कि सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है एंड बाहर कम होता है। और पोटेशियम चैनल जैसे ओपन होगा तो पोटेशियम जो है वो हाई कंसनट्रेशन से अपने अंदर से बाहर जाना मूव आउट हो जाएगा। एंड पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर जा रहे तो अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर देता है, डिक्रीज कर देता है। सो इट प्रिवेंट फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स एंड हार्ट मसल्स में। ये होता है एसिटाइल कोलिन अगर वो अपने मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है तो। निकोटिनिक रिसेप्टर से, जैसे अगर हम टोबैको में निकोटीन होता है ना, तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है निकोटीन। जो टोबैको में होता है वो निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड हाइड्रोकार्बन जो होता है टोबैको में उससे कैंसर होता है। निकोटीन एक तरीके का एडिक्शन कॉज कराता है। जो कैंसर होता है वो निकोटीन से नहीं होता है, इट कॉजेज ओनली द एडिक्शन। लेकिन जो टोबैको में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनकी वजह से कैंसर हो रहा है। अब वो बात करते हैं कोलेरा टॉक्सिन इन CAMP। कोलेरा टॉक्सिन के बारे में देखते हैं। हमने जी इनहिबिटरी देख लिया, इसके अंदर हमने सोमैटोस्टैटिन देखा जो ग्लूकागॉन के एंटागोनिस्टिक काम करता है। बेसिकली ये क्या करता है, एडिनालिन साइक्लेज को इनहिबिट कर देंगे, बस उसका काम नहीं होगा। फिर कोलेरा टॉक्सिन जो होता है इन CAMP, इसमें हमारे पास ये एक एंडोटॉक्सिन होता है, एक विब्रियो कोलेराई जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो सिक्रेट करता है एंडोटॉक्सिन। ये इन्फेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन की सेल्स को, कोलेरा टॉक्सिन। सो टॉक्सिन जो होता है ये AB फैमिली से बिलोंग करता है, AB5। इसके पास दो यूनिट होती है, एक कैटालिटिक एंड B होती है बाइंडिंग सब यूनिट होती है जो रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करती है। सो ए कैटालिटिक होती है एंड B बाइंडिंग सब यूनिट होती है। AB5 फैमिली से बिलोंग करता है एंड ये इंटेस्टिनल सेल को हमारे इन्फेक्ट करता है एंडोटॉक्सिन, ठीक है। और ये सिक्रेट कौन कर रहा है, विब्रियो कोलेराइज को सिक्रेट कर रहा है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। सो मोस्टली जो बैक्टीरियल टॉक्सिन होते हैं ना, उन सबके पास रिसेप्टर होता है गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर, ये याद रखना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये AB5 टॉक्सिन आया, ये गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर यहाँ पे हमारे पास GM1 उससे बाइंड करेगा। ये जैसे जो B होता है वो गैंग्लियोसाइड से बाइंड कर रहा है, ए एंडोसाइटोज जो जाती है क्योंकि कैटालिटिक सब यूनिट है। अब ए जो है साइटोसोल में आते हैं, क्लीव हो जाती है ड्यू टू डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसके अंदर ब्रेक हो जाएंगे A1 एंड A2।
A1 क्या करेगी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करती है एंड उसको वो अनफोल्ड हो जाती है एंड देन साइटोसॉल में रिलीज होती है A1। ER में गई, अनफोल्ड हुई, देन वापस से साइटोसॉल में आ गई। अब जो A1 होती है ना, यहाँ पे हमारे पास एक होता है ARF6 विच इज़ अ ADP राइबोसाइलेटिंग फैक्टर, जो कि हमारा होस्ट का प्रोटीन होता है। ठीक है, मतलब होस्ट के अंदर ही तो ये टॉक्सिन जा रहा है ना, तो इंटेस्टिनल सेल्स में जाता है ये। ठीक है, तो जो ARF6 होता है ना, ADP राइबोसाइलेटिंग फैक्टर होस्ट का प्रोटीन होता है एंड A1 क्या है हमारे पास, NAD+ डोनर है। तो ये क्या करता है ना, ADP राइबोसाइलेशन हो जाता है, जो हमारा G स्टिमुलेटरी होता है ना, उसके ऊपर ADP राइबोसाइलेशन हो जाता है उसकी एक्टिव फॉर्म पे। सो G स्टिमुलेटरी को जो GTP बाउंड फॉर्म होती है ना, उस पे ADP राइबोज ऐड हो गया है, यानी कि अब गैप इस पे ऐड नहीं हो सकता, अब ये इनएक्टिव नहीं जा सकता फॉर्म में, ये परमानेंटली एक्टिव हो गया है G स्टिमुलेटरी अल्फा। तो NAD+ डोनर होता है यहाँ पे हमारे पास। ARF6 जो होता है ये होस्ट प्रोटीन होता है, ADP राइबोसाइलेटिंग फैक्टर, ADP राइबोसाइलेशन करता है G अल्फा पे। और NAD+ डोनर जो होता है, इसके पास A1 के पास हाई एफिनिटी होती है GTP के लिए, सो ये इसलिए बाइंड कर जाता है एक्टिव फॉर्म ऑफ GS प्रोटीन यहाँ से। सो ADP राइबोसाइलेशन हो जाता है इस पर। A1 इसके साथ मिल जाता है ना होस्ट प्रोटीन के साथ एंड इसका राइबोसाइलेशन करा देता है। उसके बाद ये परमानेंट एक्टिव हो जाता है, CAMP का लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो जाएगा, फोस्फोराइलेट करेगा एंड इस केस में जो CFTR क्लोरीन वाला चैनल होता है ना, इसमें लार्ज एफ्लक्स होता है क्लोरीन का। क्लोरीन जो है और सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा मूव हो जाता है, यानी कि बाहर जो है क्लोरीन और सोडियम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट जो होता है सेल का, वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो जाता है, अंदर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है, तो सेल का साइज़ छोटा हो जाता है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में NaCl बाहर मूव कर रहा है, मोर नंबर ऑफ सॉल्ट बाहर जा रहा है, अलोंग दिस जो वाटर है वो भी बाहर जाता है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो ये कॉलेरा का काम होता है, डायरिया डिहाइड्रेशन हो जाना, है ना। और A2, हाँ A2 ये तो हो गया डिफरेंट सब यूनिट जो हो जाती है। एंड देन इम्यून सिस्टम भी हमारा एक्टिव हो जाता है क्योंकि सेल जो है वो सिग्नल भी भेजती है ब्लड में, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सो इस तरीके से जो है ये काम करता है कोलेरा टॉक्सिन, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन कॉज कराता है ये इंटेस्टिनल सेल्स में हमारी। ठीक है, तो ये था कोलेरा टॉक्सिन के बारे में। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं कि जो बीटा सब यूनिट है ऑफ कोलेरा टॉक्सिन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू GM1 गैंग्लियोसाइट से बाइंड करेगी ऑन द सब सरफेस ऑफ जो हमारे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स होती है वहाँ पे। टॉक्सिन एंडोसाइटोज्ड होगा, ए सब यूनिट क्लीव हो जाती है 2 फ्रैगमेंट में, डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएगा। A1 इनफोल्ड होगा एंड साइटोसॉल से ER में जाता है, लेटर वो इंटरैक्ट करता है ARF6 के साथ, ADP राइबोसाइलेशन करा देता है। ADP राइबोसाइलेशन से GS अल्फा जो होता है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी खो देता है एंड वो GTP बाउंड ही रहता है क्योंकि गैप नहीं आ पाता फिर। सो ये इससे हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है, एडिनाइलिन साइक्लेज एंजाइम का CAMP का लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन काइनेज ए फोस्फोराइलेट कर देता है CFTR क्लोराइड चैनल को एंड जिससे जो है हमारे पास क्लोरीन, अल्टीमेटली सोडियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट सब बाहर आने लग जाते हैं। इनसाइड जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा एंड क्योंकि अंदर जो है हाइपोटोनिक मतलब कि सॉल्यूट जो है वो कम हो जाएंगे क्योंकि सारे सॉल्यूट तो बाहर आ गए ना, एंड एफ्लक्स हो जाएगा, फिर वाटर भी बाहर जाने लगेगा क्योंकि वाटर मूव करेगा जहाँ पे हमारा लो सॉल्यूट होता है वहाँ से हाई सॉल्यूट की साइड, यानी कि हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की साइड, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट कम हो गए ना तो वाटर बाहर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है कोलेरा टॉक्सिन में। उसके बाद पेशेंट सफ़र करता है डिहाइड्रेशन, डायरिया एंड डोनर जो होता है ADP राइबोज होता है यहाँ पे। डोनर जो होता है ADP राइबोज का NAD डोनर होता है जो ADP राइबोज मिलता है एंड मॉडिफाइड होता है ये GTP बाउंड फॉर्म में। तो ये होता है कोलेरा टॉक्सिन में डिहाइड्रेशन एंड डायरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है।
फिर एक हमारा होता है पर्टूसिस टॉक्सिन। देखो अभी हमें कोलेरा टॉक्सिन जो पढ़ा उसमें जी स्टिमुलेटरी इन्वॉल्व था, उसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो बाउंड कर दी थी। पर्टूसिस टॉक्सिन जो होता है ना, ये टॉक्सिन बॉर्डेटा पर्टूसिस, वो भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। कोलेरा टॉक्सिन हमारे इंटेस्टिनल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, डायरिया डिहाइड्रेशन कॉज करा देता है। पर्टूसिस टॉक्सिन लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ये भी ए बी जॉइंट फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये क्या करता है, जो जीआई होता है ना, इनहिबिटरी प्रोटीन, जब वो जीडीपी बाउंड रहता है, देखो ये क्या कर रहा है, जो हमारा जीआई है इनहिबिटरी प्रोटीन है, जब वो जीडीपी बाउंड रहता है, यानी कि जब वो जीडीपी बाउंड है, और अगर जीआई जीडीपी बाउंड है यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में, वो एक्टिव ही नहीं हुआ, और वो एक्टिव हो गई तो एडिनालिन साइक्लेज को इनहिबिट करता है ना, तो लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तब एडीपी राइबोसाइलेशन इसमें होता है पर्टूसिस टॉक्सिन में, यानी कि परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है। सो इस केस में भी एडिनालिन साइक्लेज एक्टिव हो जाएगा, सेल हाइप प्रोड्यूस करेगी सीएएमपी। टू मच सीएएमपी से क्या होगा, प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस बाय इम्यून सेल्स, ज़्यादा इम्यून सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी सीएमपी से। इससे क्या होगा, लंग्स डैमेज हो जाता है, लेड टू लंग्स डैमेज, एंड इससे वूपिंग कफ हो जाता है। ये इनकी वैक्सीन भी तो आती है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस की वैक्सीन भी आती है, इससे वूपिंग कफ हो जाता है। ये याद रखना, लंग्स जो है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि सीएएमपी ज़्यादा होगा तो जो इम्यून सेल्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। सो ये होता है पर्टूसिस टॉक्सिन, ये रिलेटेड है जी इनहिबिटरी से, याद रखना। दोनों ही केस में एडिनालिन साइक्लेज ज़्यादा बन रहा है, सीएमपी ज़्यादा बन रहा है, उस केस में जी स्टिमुलेटरी को एक्टिव फॉर्म में बाउंड कर दिया तो वो परमानेंटली एक्टिव होता है, इसमें जी इनहिबिटरी को इनएक्टिव फॉर्म में बाउंड कर दिया तो वो परमानेंटली इनएक्टिव होता है, जिससे एडिनालिन साइक्लेज बाइंड होता है। जैसे ये कुछ स्टेटमेंट है हमें बताना है जो जी प्रोटीन के रिगार्डिंग सही नहीं है, हमें वो बताना है। तो अगर हम देखें, प्रोटीन काइनेज ए के म्यूटेंट अगर होंगे, ए म्यूटेंट विल बी डायरिया सेंसिटिव अगेंस्ट कोलेरा टॉक्सिन, यानी कि प्रोटीन काइनेज ए के म्यूटेंट जो होंगे वो डायरिया सेंसिटिव होंगे अगेंस्ट कोलेरा टॉक्सिन। फॉल्स है ये। जीआई प्रोटीन जो है वो एक्टिव कर देता है पोटेशियम चैनल को इन हर्ट मसल्स, हाँ इनहिबिटरी पोटेशियम चैनल को एक्टिव कर देता है, सो ये ट्रू है। गैप कंटेन नो, जीटीपीएस एक्टिविटी गैप के पास नहीं होती है, जीटीपीएस एक्टिविटी जो जी प्रोटीन है उसके अल्फा सब यूनिट पे ही होती है, गैप सिर्फ उसको एक्टिव करता है क्योंकि वो जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन है। सीएएमपी जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है फॉर थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन में सीएमपी सिग्नलिंग कहाँ से आ गई, थायरॉक्सिन हार्मोन में तो वो न्यूक्लियर के साथ, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर से बाइंड करता है, अपने कॉम्प्लेक्स बनाता है। लिपिड कार्बोहाइड्रेट मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व, यस, जो ये मोबिलाई बीएमआर इसमें जो होता है, इन सब में सीएमपी सिग्नलिंग होती है। अल्फा सब यूनिट जो होती है इज मॉडिफाइड बाय कैटालिटिक ए सब यूनिट इन कोलेरा एंड पर्टूसिस। सो पर्टूसिस और कोलेरा में जो कैटालिटिक ए सब यूनिट होती है वो ही मॉडिफाइड होती है, दोनों में सेम ही प्रोसेस होता है। अल्फा सब यूनिट जो है वो मॉडिफाइड कौन करता है, कैटालिटिक ए सब यूनिट ही करती है, क्योंकि वही अंदर जाती है, बी तो बाहर ही वही रह जाती है क्योंकि वो बाइंड करती है। सो ये चीज़ें, दिस इज़ अ क्वेश्चन रिगार्डिंग जी प्रोटीन। अब हम पढ़ते हैं विजन वाली सिग्नलिंग पढ़ते हैं, जो जी ट्रांसडक्शन होता है, जीटी होता है, जी ट्रांसड्यूशन, उसकी विजन वाली सिग्नलिंग करता है। तो हमने अब तक जी इनहिबिटरी देख लिया है ना, एंड जी स्टिमुलेटरी के बारे में देख लिया। अब जो जी ट्रांसड्यूसिन है इसके बारे में हमने टेबल में देखा था ना, जी ट्रांसड्यूसिन जी टी, यस। सो ये जो होता है स्मेल विजन सिग्नलिंग इन्वॉल्व साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल, ओके। सीजीएमपी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है विजन में, इन्वॉल्व क्या होता है, सीजीएमपी साइक्लिक एएमपी एंड सीजीएमपी साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल इसमें होता है। सो अब हम देखते हैं इसके अंदर कैसे होता है। सीजीएमपी इसमें इन्वॉल्व होता है, एंड जो हमने उधर देखा अभी ग्लूकागॉन वगैरह में मोबिलाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, वहाँ पे सीएएमपी की होती है मोस्टली।
CAMP होता है, देन प्रोटीन काइनेज ए होता है, वो फॉस्फोराइलेट कर देता है, ठीक है। इस तरीके की पूरी सिग्नलिंग होती है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में हमने देखी है। तो ये जो होता है ना, अब हम GT के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रांसडक्शन के बारे में। देखो जो फोटो रिसेप्टर होते हैं ना, रोड फोटो रिसेप्टर, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि जो रोड सेल्स होती है ना, वो डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और डार्क लाइट के लिए। हमारे रेटिना में कुछ रोड सेल्स होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो हमें नॉन कलर विजन दिखता है डिम लाइट या डार्क लाइट में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये रोड सेल्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रोड सेल्स के बारे में। तो इनके अंदर सिग्नलिंग कैसे होती है, ये बेसिकली हमें जो डार्क लाइट में नॉन कलर विजन जो दिखता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो कलर्ड रीजन दिखता है ना ब्राइट लाइट में, कॉन्स में, उनमें GPCR सिग्नलिंग नहीं होती, तो इसलिए हम जो रोड फोटो रिसेप्टर होते हैं उन्हीं की सिग्नलिंग पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे देखो डिम लाइट में, इस केस में ये जो होता है ना, इसके पास एक आउटर सेगमेंट होता है, एक इनर सेगमेंट होता है, एक न्यूक्लियर रीजन होता है एंड एक होता है साइनेप्टिक रीजन यहाँ पर। सो आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, न्यूक्लियर एंड देन साइनेप्टिक रीजन जहाँ से सिग्नल जाता है। सो आउटर सेगमेंट जो होता है ना, ये यहाँ पे जो है, इस केस में हम बात कर रहे हैं, आउटर सेगमेंट के पास होता है रोडोप्सिन, ठीक है। आउटर सेगमेंट के पास क्या होता है, रोडोप्सिन होता है। एंड इस केस में, ये इस वाले केस की हम बात कर रहे हैं, ये जो चैनल्स है ना ये ओपन है। यहाँ पे हमारा जो रोडोप्सिन है वो इनएक्टिव है। रोडोप्सिन जो होता है जब लाइट उस पर पड़ती है ना तब वो एक्टिव होता है। सो इस केस में रोडोप्सिन हमारा इनएक्टिव है, और अगर रोडोप्सिन हमारा इनएक्टिव है तो जो यहाँ पे जो चैनल्स है ना वो खुले हुए हैं, कैटायन चैनल यहाँ पे ओपन है। अगर रोडोप्सिन इनएक्टिव है, कैटायन चैनल ओपन है, उसके बाद अगर कैटायन चैनल ओपन है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये सेल डीपोलराइज्ड है। डार्क की हम बात कर रहे हैं, अभी लाइट नहीं पड़ी है, तो ये सेल डीपोलराइज्ड है एंड यहाँ पे हाई रेट ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है डार्क में। दैट इज़ वन रॉड सेल वो कनेक्ट हो रही है दूसरे के साथ। रोडोप्सिन एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है, जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन एक्टिव हो जाते हैं। रोडोप्सिन के एक्टिव होते कैटायन चैनल बंद हो गए। जैसे कैटायन चैनल बंद हो गए, सेल अब डीपोलराइज नहीं होगी, अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, सेल हाइपर पोलराइज्ड हो गई, अंदर नेगेटिव आ गया। सो यहाँ पे लो रेट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, सिनेप्टिक रीजन क्लोज होता है। लेकिन डार्क में जो रॉड सेल होती हैं वो ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं, रॉड सेल, क्योंकि डार्क में ही उनमें सिग्नलिंग ऑन होती है। लाइट में ट्रांसमिशन इनका स्लो होता है, सिग्नलिंग होगी पर ट्रांसमिशन बहुत स्लो होता है लाइट में। तो इस तरीके से हमें जो अंधेरे में देखने में हेल्प करती है ना वो रॉड सेल होती है, क्योंकि वो डीपोलराइज्ड ही अंधेरे में होती है। सो रोडोप्सिन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ GPCR एक्टिवेटेड बाय लाइट, ये हमें पता है। रोडोप्सिन जो है वो दो का मिलके बना हुआ होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्रोमोफोर होता है एंड एक प्रोटीन होता है। अब हम रोडोप्सिन के बारे में पढ़ रहे हैं डीपली। प्रोटीन एक नाम होता है ऑप्सिन उसका। सो क्रोमोफोर जो होता है 11 सिस रेटिनल, लाइट के आने पे ये कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में, ठीक है। और डार्क में ये 11 सिस रेटिनल में ही रहता है। लाइट पे क्या होगा, ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक्टिव होता है, जो कि क्या करता है, ऑप्सिन का कन्फर्मेशन चेंज कर देता है इस तरीके से। जैसे रोडोप्सिन है, लाइट के आते क्या हुआ, जो हमारा GT अल्फा था, G प्रोटीन था ट्रांसड्यूसिन, वो एक्टिवेट कर देता है ट्रांसड्यूसिन को। जैसे ही ट्रांसड्यूसिन G प्रोटीन एक्टिव होता है, G प्रोटीन एक्टिव होते ही इसमें वो एक्टिवेट कर देता है CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज को, एंजाइम को। जैसे ही CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम ऑन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, इस केस में क्या होता है, जो हमारा CGMP होता है ये कन्वर्ट हो जाता है 5 प्राइम GMP में। CGMP को 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट कर देता है इन लाइट में। अभी जब लाइट आ रही है तो CGMP का लेवल कम हो गया है। CGMP का लेवल कम होने की वजह से ये यहाँ पे जो CGMP डिपेंडेंट सोडियम चैनल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, कैटायन चैनल इसलिए बंद हो जाता है। हमने देखा ना कि कैटायन चैनल बंद हो जाते हैं लाइट में, तो वो इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि CGMP का लेवल कम हो जाता है। इनसाइड जब वो हाइपर पोलराइज हो जाती है
सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, सोडियम डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल भी बंद हो जाएंगे। सो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो अंदर जाएगा ही नहीं, सो अंदर नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव। कैटायन चैनल्स जो होते हैं वो आर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर सेगमेंट में होता है, ठीक है। इसलिए तो डार्क में सिग्नलिंग कर रहे हैं ना। देखो डार्क में जो होता है ना हमारा ये 11 सिस रेटिनल में ही प्रेजेंट होता है और ऑप्शन ही होता है। जैसे लाइट पड़ी और इस केस में कैटायन चैनल ओपन है क्योंकि अभी ये ऑप्शन कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी ये रोडोप्सिन इनएक्टिव ही है, तो कैटायन चैनल खुले रहते हैं, नॉर्मल सिग्नलिंग चलती है, कैटायन चैनल खुले रहता है। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ी, लाइट पड़ने पे रोडोप्सिन क्या हुआ, एक्टिव हो गया। रोडोप्सिन एक्टिव होते ही ट्रांसड्यूसिन जो जी अल्फा है वो एक्टिव होगा, जी प्रोटीन एक्टिव होते ही हमारा जो सी जी एम पी पी डी वो एक्टिव होगा, वो सी जी एम पी को कन्वर्ट कर देगा 5 प्राइम सी जी एम पी में, तो सी जी एम पी का लेवल कम हो गया जिसकी वजह से सोडियम एंड कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं, तो अंदर हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। सो इसी वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं जा पाता एंड लाइट के केस में हाइपर पोलराइज हो जाती है एंड ट्रांसमिशन कम हो जाता है। तो रॉड जो आपको अंधेरे में चीज़ें दिखती है ना ब्लैक एंड वाइट, वो रॉड सेल की सिग्नलिंग चल रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा 11 सिस रेटिनल होता है, ऑप्शन होता है, ट्रांसड्यूशन ऑन नहीं होता है, रोडोप्सिन ऑन नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है, हमारे CGMP लेवल मेंटेन रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो चैनल हैं वो खुले हुए रहते हैं एंड अंदर जो है सेल डीपोलराइज्ड होती है एंड सिग्नलिंग चल रही होती है। तो ये होता है, ठीक है। इन द डार्क में हमारा जो रोडोप्सिन है वो इनएक्टिव होता है क्योंकि लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है ना, तो बस इसमें यही है। इन लाइट में क्या होता है, 11 सिस रेटिनल आइसोमेराइज हो जाता है टू ऑल ट्रांस रेटिनल विच प्रोड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन ऑप्शन, एक्टिवेट ऑप्शन देन अल्टर द कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन जीटी प्रोटीन जो होता है, ठीक है, ये हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ऑप्शन, देन अलाउ द कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन। जीटी अल्फा जो होता है जी प्रोटीन, जी ट्रांसड्यूसिन, हम जी प्रोटीन को ही ट्रांसड्यूसिन बोल रहे हैं इस केस में, याद रखना। वो CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम एक्टिव करेगा, देन PD हाइड्रोलाइज कर देगा, 5 प्राइम लेवल ऑफ CGMP कम हो जाएंगे, जैसे CGMP डिपेंडेंट सोडियम चैनल एंड ये सब जो है बंद हो जाएंगे, अंदर हाइपर पोलराइज हो जाएगा, कम्युनिकेशन जो है वो कम हो जाएगा। सो रॉड सेल नेगेटिव फीडबैक लूप को भी यूज़ करते हैं अपने रेस्टिंग स्टेट में आने के लिए, जैसे कि रोडोप्सिन सीरीन काइनेज जो होता है ना ये फॉस्फोराइलेट कर देता है रोडोप्सिन को, फॉस्फोराइलेटेड रोडोप्सिन फिर इंटरैक्ट करता है, सेम वही जो हमने बीटा एड्रेनर्जिक में लिखा था ना, एरेस्टिन के साथ इंटरैक्ट करेगा रोडोप्सिन, वो एक्टिव नहीं रहेगा, कैन नो लॉन्गर एक्टिवेट ट्रांसड्यूसिन। तो जो हमारा RGS है और जो गैप प्रोमोट करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP टू GDP एंड ट्रांसड्यूसिन बिकम इनएक्टिव, एक दूसरा मेथड ये हो सकता है। पहला मेथड तो यही है कि जो हमारा ट्रांसड्यूसिन है उसको, इसमें हम रोडोप्सिन को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, रोडोप्सिन सीरीन काइनेज, रोडोप्सिन क्या होता है विच इज़ अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, उसको फॉस्फोराइलेट कर ले रहे हैं, और रोडोप्सिन फॉस्फोराइलेट होते इंटरैक्ट करता है एरेस्टिन के साथ एंड रोडोप्सिन कैन नो लॉन्गर एक्टिवेट ट्रांसड्यूसिन को एक्टिव नहीं कर सकता फिर जी प्रोटीन को। दूसरा हो गया कि हम ट्रांसड्यूसिन को गैप ला दे तो वो जो है GDP बाउंड हो जाएगा। एक होता है ग्वानिनल साइक्लेज GDP CGMP कन्वर्जन, यानी कि रिप्लानिशेस CGMP लेवल को वापस से ये रिप्लानिश कर देता है, ग्वानिनल साइक्लेज जो CGTP है कन्वर्ट कर देता है CGMP में। सो ओपनिंग हो जाती है सोडियम एंड कैल्शियम चैनल की, वापस से CGMP को रिप्लानिश कर लेता है ग्वानिनल साइक्लेज, वो कन्वर्ट हो जाता है, इससे अगेन डीपोलराइजेशन हो जाती है। डार्क में डीपोलराइज्ड स्टेट आएगी, देन लाइट में हाइपर पोलराइज्ड आएगी एंड रेस्टिंग सेल्स होती हैं जब वो पोलराइज्ड होती हैं, रेस्टिंग सेल है, ठीक है, लाइट में हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन आ जाएगी। तो ये था हमारा किसके बारे में था, ये जो हमारा ट्रांसड्यूशन है विजुअल सिग्नलिंग। तो ये हमने जी प्रोटीन की सिग्नलिंग पढ़ी है सारी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टैग एंड IP3 GPCR। देखो ये भी हम जी प्रोटीन के अंदर ही पढ़ रहे हैं, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जी इनहिबिटरी हमने देखा अलग, जिसमें एडेनाइलिन साइक्लेज इनहिबिट हो जाता है ना, हमने एसिटाइल कोलिन का देखा मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर वाला।
देन हमने स्टिमुलेटरी तो देखा ही है, जी स्टिमुलेटरी देखा है कि कैसे रोल प्ले करता है जी स्टिमुलेटरी। इन केस ऑफ ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में हमने देखा है जी स्टिमुलेटरी। देन हमारे पास आ जाता है फोस्फोलाइपेज बीटा, पीएलसी बीटा वाली सिग्नलिंग रह गई। डैग और IP3, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है दैट क्लीव एन इनर फोस्फोलिपिड PIP फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट जो होता है PIP2 को 2 सेकेंडरी मैसेंजर में कन्वर्ट कर देता है। देखो जी स्टिमुलेटरी वाली सिग्नलिंग क्लियर है, जिसमें फोस्फो एडेनालिन साइक्लेज वाली सिग्नलिंग है ना, मेटाबॉलिज्म वगैरह में वही होती है। इनहिबिटरी वाली हो गई। अब ये फोस्फोलाइपेज सी बीटा वाली है, जिसमें PIP2 को 2 सेकेंडरी मैसेंजर में कन्वर्ट किया जाता है, डैग एंड IP3। डैग होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो कि मेम्ब्रेन से ही लगा हुआ रहता है, एंड एक होता है IP3 which is inositol 1,4,5 triphosphate soluble molecule which open calcium channel on SER। ठीक है, तो ये कैल्शियम चैनल खोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब देखो कौन कौन से ये फॉलो करते हैं। वेसोप्रेसिन ये वाली सिग्नलिंग भी शो करता है, एंड वेसोप्रेसिन का हमने देखा था वो जी प्रोटीन वाली सिग्नलिंग जो वो है एडेनालिन साइक्लेज वाली भी शो कर रहा था वेसोप्रेसिन, है ना, वो डिपेंड करता है। एंड देन एसिटाइल कॉलिन, अगर एमाइलेज सिक्रेशन कराना है या मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो एसिटाइल कॉलिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये वाला जो सिग्नलिंग है वो यूज़ करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में एसिटाइल कॉलिन। और किस में होता है, जो थ्रोम्बिन होता है ब्लड प्लेटलेट में, प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी यही वाली सिग्नलिंग यूज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे ये हमारा GPCR है, इसमें हम GQ लेंगे, GQ अल्फ़ा, क्योंकि वही इसकी फैमिली जो है ये शो करती है जी वाली, यही वाली फैमिली GQ वाली। एंड हार्मोन आके बाइंड करा कोई भी, ये एक्टिवेट करता है GQ अल्फ़ा जो होता है। जैसे ये एक्टिव होगा PLC बीटा एंजाइम को एक्टिव कर देगा। PLC बीटा जो है क्लीव करेगा PIP2 को IP3 एंड डैग में। डैग जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, IP3 ये स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बाइंड करते हैं IP3 चैनल से। सो ओपनिंग ऑफ द IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, फिर कैल्शियम बाहर मूव करता है क्योंकि SCR जो है पूल होता है, पूरा कैल्शियम भरा हुआ रहता है अंदर। सो कैल्शियम बाहर आता है, बढ़ जाते हैं कैल्शियम, साइटोसोलिक कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बाइंड करता है, कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन होता है जिससे 4 कैल्शियम बाइंड कर सकते हैं। ये कैल्मोड्यूलिन जो है ये एक्टिवेट कर देता है कैम के सेकेंड विच इज़ अ कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा कैम के सेकेंड कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज होता है ये। एंड ये क्या करता है, फिर ये कुछ फॉस्फोराइलेट करता है टारगेट प्रोटीन को एंड इसका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो ये तो वो था IP3 का काम कि किस तरीके से, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये वाली सिग्नलिंग चलती है। जी प्रोटीन की बहुत सारी सिग्नलिंग है, तो हमने एडेनाइलिन साइक्लेज वाली देख ली, इनहिबिटरी वाली देख ली, है ना। और जो विजन में होती है रोड सेल के अंदर ट्रांसड्यूसिन के अंदर जो फॉस्फोडाइएस्टरेज वाली होती है CGMP-PD, वो वाली सिग्नलिंग देख ली हमने। अब ये हम डैग और IP3 वाली देख रहे हैं। सो IP3 सिग्नलिंग जो होती है ना, ये क्या करता है, स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल दैट डिफ्यूज टू साइटोसॉल, ओपनिंग ऑफ IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल टू SCR एंड क्विकली कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ जाती है साइटोसॉल में। कैल्शियम जो है वो इंटरैक्ट करता है विद द साइटोसॉलिक कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन जो कैल्मोड्यूलिन होता है, ये मिड कैल्शियम डिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज कॉज करता है, 4 कैल्शियम बाइंड करते हैं कोऑपरेटिव मैनर में। सो कैल्मोड्यूलिन जो होता है लेटर एक्टिवेट कैम के सेकेंड एंजाइम, जो कैम के सेकेंड होता है ना, ये नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सो एंड हेल्प इन द डेवलपिंग ब्रेन मेमोरी डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है ना तो लर्निंग और मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो कैम के सेकेंड होता है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आती है डैग सिग्नलिंग। डैग जो है वो बाउंड रहता है मेम्ब्रेन से एंड वो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन कराता है। पहला कराता है इकोसोनॉइड सिंथेसिस,
डैग जो है वो फर्दर क्लीव हो जाता है एराकिडोनिक एसिड में। डैग को हम क्लीव कर देते हैं फर्दर एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक एसिड पार्टिसिपेट करता है इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं इकोसोनॉइड, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है। सो जो एराकिडोनिक एसिड होता है ये पार्टिसिपेट करता है इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं इकोसोनॉइड, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, है ना, इकोसोनॉइड्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन। देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड इंड्यूसिंग पेन। सो पेन इंड्यूस करने में एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। और एराकिडोनिक इसी में पार्टिसिपेट करता है, लिपिड मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कराता है, जिनको हम इकोसोनॉइड्स बोलते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन। सो इकोसोनॉइड की सिंथेसिस कराता है डैग। पहले एराकिडोनिक एसिड बनाएगा। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं ना, वो इसी पाथवे को ब्लॉक करते हैं एंड इन्फ्लामेशन कम कर देते हैं। जैसे डैग जो हमारा है PLA2 फॉस्फोलाइपेज जो है हमारा, वो कन्वर्ट करेगा इसको एराकिडोनिक एसिड में। देन एराकिडोनिक एसिड लॉक्स एंजाइम इसको ल्यूकोट्रीन्स बना सकते हैं, इससे कॉक्स जो होता है इससे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना सकते हैं। सो ये जो होता है ना नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होता है वो इसी वाले पाथवे को बंद कर देते हैं। एराकिडोनिक से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन सकते। सो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर नहीं बनेंगे तो आपको पेन भी नहीं होता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते हैं तो पेन भी कम होता है। जैसे एस्पिरिन हम लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, ये सब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं। ये इन्फ्लामेशन कम कर देते हैं, बेसिकली ये प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देते हैं। इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी होते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, ये सब स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं, ये भी इन्फ्लामेशन कम करते हैं बॉडी में। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसी वाले पाथवे को जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये हमारी डैग की सिग्नलिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं एक्टिवेशन ऑफ PKC। सो डैग जो होता है ये एक और चीज़ एक्टिवेट करता है। एक तो अपने एराकिडोनिक एसिड वाला देख लिया जिसमें वो इकोसोनॉइड की सिंथेसिस करा रहा है। दूसरा हमने देखा कि डैग जो है वो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं PKC। सो कैल्शियम जो होता है ना वो कॉज करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ PK टुवर्ड मेम्ब्रेन, यानी कि डैग ने एक्टिवेट कर दिया सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, जिसको हम बोलते हैं PKC। अब कैल्शियम क्या होता है, ये कॉज करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ PKC टुवर्ड द मेम्ब्रेन। कैल्शियम की वजह से PKC भी मेम्ब्रेन की साइड जाता है। PKC कैल्शियम के साथ इंटरैक्ट करता है, देन डैग के साथ इंटरैक्ट करेगा एंड PS जो होता है फोस्फेटाइडल सीरीन जो नेगेटिवली चार्ज रहता है उसके साथ। सो PKC, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, कैल्शियम, डैग एंड जो हमारा क्या होता है फोस्फेटाइडल सीरीन होता है। डैग एक्टिवेट कर देता है PKC को बाय इंड्यूसिंग कन्फर्मेशनल चेंज। सो डैग क्या कर देता है, PKC को एक्टिव कर दिया डैग ने, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज ला दिए। जैसे ही PKC एक्टिव हो जाता है तो वो एक मैप के पाथवे एक्टिवेट करता है जीन एक्सप्रेशन के लिए, मैप के पाथवे। तो PKC वाला एक्टिवेशन भी होता है डैग का, जो मैप के पाथवे तक ले जाता है, एंड एक एराकिडोनिक एसिड वाला जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। ठीक है, तो ये एक सिग्नलिंग है एंड ये हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना, एक ग्रीन कलर की डाई होती है एक्यूरिन एंड एक फ्यूरा2 होती है, वो भी रेड कलर की होती है। ये सारे कैल्शियम सेंसिटिव फ्लोरेसेंट इंडिकेटर होते हैं यूज टू मॉनिटर फ्री कैल्शियम इन साइटोसोल। ये क्या होते हैं, कैल्शियम सेंसिटिव इंडिकेटर होते हैं, ये फ्री कैल्शियम को मॉनिटर कर सकते हैं साइटोसोल में। ये जो डाई है IP3 जो होता है ड्यूरिंग टर्मिनेशन इज़ रैपिडली डीफॉस्फोराइलेटेड। IP3 को हम डीफॉस्फोराइलेट कर सकते हैं या फिर इसका फॉस्फोराइलेशन हो सकता है IP4 या IP6 में, जब हमें ये सिग्नलिंग टर्मिनेट करनी हो। क्योंकि हम कोई भी सिग्नलिंग अगर पढ़ रहे हैं उसका टर्मिनेशन भी पढ़ो कि वो बंद कैसे हो रही है। या तो IP3 को डीफॉस्फोराइलेट कर दो
या इसको फॉस्फोराइलेट कर दो IP4 या IP6 में। एक 4 बॉल ईस्टर होता है केमिकल कंपाउंड, ये बिल्कुल डैग की तरह काम करता है एंड ये एक ट्यूमर प्रोमोटर भी होता है। सो इट विल एक्टिवेट PKC जीन एक्सप्रेशन होगा, मैप काइनेज स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसर भी प्रोमोट करता है, ये बिल्कुल मिमिक करता है डैग को। कैल्शियम आइनो 4 जो होते हैं ना वो IP3 सिग्नलिंग को मिमिक करते हैं। कैम्प के 2 जो होते हैं ना इसका की फंक्शन देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा मेन है। एक तो ये जो लर्निंग बिहेवियर एंड मेमोरी होती है ना, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन जो होता है LTP, इसमें ये इन्वॉल्व होता है लर्निंग मेमोरी एंड उन सब में। दूसरा जो होता है कैम्प के सेकंड की हम बात कर रहे हैं, ये फॉस्फोराइलेट कर देता है MLC के जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। देन फॉस्फोराइलेट कर देता है CAMP-PD एंजाइम जो कि कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक AMP को 5 प्राइम AMP में। फॉस्फोराइलेट कर देता है कैल्शियम पंप जो होता है SCR पे, ताकि कैल्शियम रिस्पॉन्स जो है वो टर्मिनेट हो जाए, टू टर्मिनेट कैल्शियम रिस्पॉन्स। तो ये जो कैम्प के सेकंड होते हैं इसके इतने रोल होते हैं। मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फॉस्फोराइलेट करना, CMP-PD एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करना एंड कैल्शियम पंप को फॉस्फोराइलेट करना। बेसिकली कैम्प के 2 क्या कर रहे हैं, मेक न्यूरॉन सेंसिटिव फॉर ग्लूटामेट सिग्नलिंग, ग्लूटामेट सिग्नलिंग के लिए सेंसिटिव बना देते हैं विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइनेप्स, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम आयंस मसल्स में बढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जो कैल्शियम आयन वाली सिग्नलिंग होती है ना वो एंटागोनिस्टिक होती है एकदम, जो हमारी साइक्लिक AMP वाली सिग्नलिंग है। यानी कि जो अभी हम सिग्नलिंग पढ़ के आए हैं ना एडेनाइलिन साइक्लेज वाली जिसमें हमारा CAMP बनता है, उसके एकदम एंटागोनिस्टिक होती है ये कैल्शियम आयन वाली सिग्नलिंग, क्योंकि साइक्लिक AMP सिग्नलिंग में ये सब नहीं होता है कैल्शियम वगैरह, ये कैल्शियम आयन की सिग्नलिंग होती है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग देख लेते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग से। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है ना ये एक स्मॉल गैशियस मॉलिक्यूल होता है जो कि स्मूथ मसल को रेगुलेट करता है। पैराक्राइन टाइप सिग्नलिंग होती है, हमने देखा था, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग में क्या होता है, जैसे कि ये हमारी एंडोथीलियल सेल है, ठीक है, और ये हमारी जो है स्मूथ सेल है। सो एंडोथीलियल सेल में क्या होता है ना, GPCR है, एसिटाइल कोलिन आएगा। यहाँ पे जो हमारा G0 अल्फ़ा होता है, G0 अल्फ़ा याद होगा कि वो कौन सा पाथवे एक्टिवेट करता है, PIP2 वाला, है ना। एडिनाइलिन साइक्लेज वाला नहीं करता है G0 अल्फ़ा, ये करता है PIP2 वाला पाथवे, यानी कि जिसमें हमारा क्या बनता है, जो जिसमें हमारा जो PIP2 होता है वो IP3 और डैग में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसमें CMP वाला पाथवे नहीं होता, एडेनाइलिन साइक्लेज जिसमें CMP ऐड कराता है, नहीं, इसमें PIP2 वाला पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। देन CAMP2 बनता है, CAMP2 एक्टिवेट होते ही क्या करता है ना, उसके बाद ये फॉस्फोराइलेट करेगा एंड एक्टिवेट करेगा ENOS को। ENOS जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये कन्वर्ट कर देता है L-आर्जिनिन को सिट्रुलिन में। L-आर्जिनिन यानी कि आर्जिनिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज़ कर जाती है ईजिली स्मूथ मसल्स में। जैसे ये स्मूथ मसल्स में डिफ्यूज़ करेगी, ये एक पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। जैसे ये डिफ्यूज़ स्मूथ मसल्स में डिफ्यूज़ करेगी, यहाँ पे ये हीम ग्रुप से बाइंड करती है, स्मूथ मसल्स में बाइंड टू द हीम ग्रुप ऑफ ग्वानिनिल साइक्लेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है ग्वानिनिल साइक्लेज एंजाइम, हीम ग्रुप से उसके ऐड कर जाती है, यानी कि ग्वानिनिल साइक्लेज के पास हीम ग्रुप होता है एंड देन वो GTP को कन्वर्ट कर देता है CGMP में। हमें पता है ग्वानिनिल साइक्लेज का काम ये है, GTP को कन्वर्ट कर देता है, इसमें CGMP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड देन ये एक्टिवेट कर देता है किसको, PK
काइनेज जी को एक्टिवेट कर देता है और देन हमारी जो मसल है वो रिलैक्स हो जाती है, मसल डायलेशन होता है। सो इस केस में भी मसल डायलेशन हो रहा है, पीके जी जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। देखो जो हमने दो सिग्नलिंग देखी है ना, एक तो ये पीके जी वाली, ये ग्वानिनल साइक्लेज है, वो एडेनालिन साइक्लेज था जिसमें हमारा सीएमपी बन रहा था, है ना, इसमें हमारा सीजीएमपी बन रहा है। इन दोनों में मसल डायलेट ही होती है। लेकिन जो हमारा PIP2 वाला पाथवे होता है उस केस में, यानी कि फोस्फोलाइपेज वाला जो पाथवे होता है उस केस में मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये दोनों पाथवे ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, एंटागोनिस्टिक चलते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। प्लस इसमें जैसे ब्लड वेसल्स है, ये इसकी एंडो एपिथेलियल सेल और स्मूथ मसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है एंडोथेलियल सेल्स जो होती है, एपिथेलियल सेल्स और जो एडजेसेंट स्मूथ मसल्स होती है उनके बीच में होते हैं। बट ये हमने पैराक्राइन सिग्नलिंग में पढ़ा था। हाँ, पैराक्राइन सिग्नलिंग मतलब सेल सेल एडजेसेंट होती है एक दूसरे के, दूर दूर नहीं होती, वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग थी। आई गॉट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, देखो ये भी जो पीकेजी होता है ना, ये भी एंटागोनिस्ट चल रहे कैल्शियम वाली सिग्नलिंग के, है ना, क्योंकि इसमें भी हमारे पास यही सिग्नलिंग होती है। इसमें भी कैल्शियम जो, इसमें भी रिलैक्स्ड होता है, कैल्शियम इसमें रिलीज नहीं होता है। कैल्शियम वाली सिग्नलिंग सिर्फ एक ही है, वो है हमारी फोस्फोलाइपेज वाली, जिसमें हमारा जो है फोस्फोलाइपेज से PIP2 बनता है, देन PIP2 से IP3 बनता है। एंड ये सारी सिग्नलिंग जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होती है, GPCR वाली, है ना। और GPCR जो ट्रांसड्यूसन था वो अलग ही था, उसमें तो हमारा जो है PDE फॉस्फोडाइएस्टरेज जो है वो निकलता है, एक्टिवेट होता है, फिर वो कन्वर्ट कर देता है CGMP को 5 प्राइम CGMP में, है ना। एंड देन CGMP के लेवल कम होने की वजह से कैटायंस बंद हो जाते हैं। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। देखो इनोस मतलब कि एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, आइनोज भी होता है इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, एंड न्यूरॉन में भी होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। तो ये अलग अलग होता है। ब्लड में होता है इनोस, दैट इज एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PKA और PKG। देखो दोनों ही प्रोमोट करते हैं मसल रिलैक्सेशन, बिल्कुल सही, दोनों ही काइनेज एंजाइम है, दोनों कैल्शियम सिग्नलिंग को प्रमोट करते हैं, नहीं इनहिबिट करते हैं कैल्शियम सिग्नलिंग के, दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग PK आइडेंटिफाई, तो ये तीनों जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स विल नॉट टर्मिनेट कैल्शियम रिस्पॉन्स को, इनमें से कौन सा टर्मिनेट नहीं करेगा कैल्शियम रिस्पॉन्स को। IP3 का अगर डीफॉस्फोराइलेशन हो जाए, IP3 जो है अगर इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, कैल्शियम को इनमें से कौन टर्मिनेट नहीं करेगा, हमें ये बताना है कैल्शियम रिस्पॉन्स को जो टर्मिनेट नहीं करेगा। सो अगर IP3 डीफॉस्फोराइलेट हो जाता है, IP3 तो कैल्शियम सिग्नलिंग में आता है, तो इसके डीफॉस्फोराइलेशन से तो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कैल्शियम पंप एक्टिवेट कर देंगे तब भी टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम पंप एक्टिवेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। कैल्शियम पंप एक्टिवेशन नहीं होना चाहिए। जो कैल्शियम वाली सिग्नलिंग होती है वो चैनल खुलता है, IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल खुलता है, पंप तो उसके काम को ऑपोजिट कर देगा ना, तो इस वाले केस में भी टर्मिनेट हो जाएगा कैल्शियम रिस्पॉन्स। अगर हम स्टिमुलेशन करते हैं राइनोडिन रिसेप्टर ऑन ER, राइनोडिन रिसेप्टर जो होते हैं ना ER पे, ये कैल्शियम आयन के रिसेप्टर होते हैं, तो इनकी वजह से टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि ऑन हो जाएगा, तो इनमें से ये टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर PKA को हम एक्टिव कर दें तो ये भी टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि PKA तो एंटागोनिस्टिक होता है ना कैल्शियम आयन सिग्नलिंग के। तो इसमें थर्ड आंसर करेक्ट है, क्योंकि इस वाले केस में टर्मिनेट नहीं होगा कैल्शियम रिस्पॉन्स, बाकी सारे केस में हो जाएगा टर्मिनेट। और हैज़ ER जो होता है इसके पास IP3 गेटेड चैनल होते हैं, कैल्शियम पंप होता है, और एक राइनोडिन डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग पे। अब ये सारा हम GPCR का पढ़ रहे थे अब तक, ठीक है। GPCR की हमने सारी सिग्नलिंग देख ली है और पूरी फैमिली की सिग्नलिंग देख ली है, स्टिमुलेटरी वाली, PKG वाली देख ली जो स्मूथ मसल्स में होती हैं, देन हमने कैल्शियम सिग्नलिंग देख ली मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो होती है ना, PIP3 डैग वाली देख ली, और जो डैग होता है वो भी
एक तो एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एक और होता है डैग, जो पी के सी के साथ मिलके डैग जो है मैप के पाथवे को एक्टिवेट कर देता है वहाँ पे, है ना। एक ये भी होता है डैग का काम। अब हम आ जाते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग पे। ये एक टाइप का एंजाइम लिंक्ड टायरोसिन काइनेज होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम लिंक्ड टायरोसिन काइनेज